हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। इफ वी गो बैक, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन मिड 1970s, एंड इफ यू रिमेंबर what was the main goal of the green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन उद्देश्य क्या था, उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? That was to attain सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, हालांकि हमारा मोर देन 70% ऑफ द पीपल इन इंडिया, especially living in the rural areas, they were mainly engaged in agriculture. लेकिन they were not able to grow the sufficient amount of food grains even to meet the requirement of food grains by the people of the country. यानी कि जो देश के जो लोग थे, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स थे उसको भी वो पूरा करने में फेल थे। एंड इंडिया हैड टू इंपोर्ट, इंडिया को क्या करना पड़ता था? दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता। इन द वेक ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हाट वाज डन? आवर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, शी हैड डिसाइडेड to make a strategic change in agriculture sector. और वो strategic change क्या था? Introducing the modern methods of farming in agriculture. Farmers को encourage किया गया कि वो chemical fertilizers को use करें instead of organic manures, cow dung manures, pesticides का use करें। साथ ही साथ हमारा जो डिपेंडेंस था फार्मर्स का ओवर द रेन फॉर इरिगेशन, तो उसको अवॉइड करने के लिए परमानेंट इरिगेशन मेथड्स को डेवलप किया गया। देन फार्म मशीनरी को एनकरेज किया गया कि फार्मर्स जो हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अल्टीमेट रिजल्ट, ऑब्वियसली वी वर एबल टू increase the production of food grains to that level that we had attained self-sufficiency. और न केवल हमने सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन किया, बल्कि हम उसके बाद फेमिन लाइक कंडीशंस को फ्यूचर में भी अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहे। ये जो हमारा, अगर हम बात करते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इवन एट टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, यानी कि जब हमारी वेदर कंडीशंस भी एडवर्स हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर सक्सेसफुल टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। हम जो है वो एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी हम फेमिन लाइक कंडीशंस को अवॉइड कर पाए, या हम कहें हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर टू बी ग्रोन बाय द फार्मर्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ अगर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था टू डिजाइन अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। एक केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। ये जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, इसके दो कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट हैं। First of all, buffer stock, and the second one is public distribution system, जिसको हम शॉर्ट में
पीडीएस भी बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस short form. PDS, that is the short form of public distribution system. Now, so we must remember कि जो भी हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, इसके दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट बफर स्टॉक, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इन शॉर्ट यू कैन से PDS. नाउ इट वाज बफर स्टॉक. अब भाई ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक, स्टॉक, बफर यानी कि किसी चीज को आप फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं. बफर मीन्स विच इज स्टोर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर पाए. तो व्हाट इज द बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या है? द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का स्टॉक. कौन से फूड ग्रेन्स? बेसिकली यू कैन से व्हीट एंड राइस. व्हीट एंड राइस मेनली, राइट? इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपने ग्रेनरीज या अपने गोडाउन्स सेटअप किए, राइट? गवर्नमेंट हैड सेटअप इट्स ओन गोडाउन्स. एक्चुअली गवर्नमेंट हैड सेटअप वन एजेंसी जिसको हम कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. शॉर्ट में बोलते हैं इसको FCI. तो गवर्नमेंट हैड सेटअप FCI, और FCI के गोडाउन्स जो हैं वो सेटअप किए गए, और इन गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट और राइस का स्टॉक रखा गया. अब भाई ये स्टॉक आया कहां से? तो अगेन द FCI ने क्या किया? FCI purchased what? Food grains from the farmers. Right? यहां पर बेसिकली अगर आप देखो FCI का रोल क्या था? Procuring the food grains. राइट? गवर्नमेंट क्या करती है? FCI के थ्रू फूड ग्रेन्स प्रिक्योर करती है, और FCI क्या करती है? जो हमारे फार्मर्स हैं इन सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है? अगर हम राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, राइट? तो ये जो हमारे सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यहां के फार्मर्स से FCI क्या करती है? FCI उनसे फूड ग्रेन्स खरीदती है एट अ प्री अनाउंस्ड प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक हमारा बेसिकली दिस इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है थ्रू FCI. FCI क्या करती है? FCI परचेजेस द फूड ग्रेन्स. FCI फार्मर्स से फूड ग्रेन्स परचेज करती है. किस रीजन के फार्मर्स से? दोज हु बिलोंग टू द सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. जो सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं उनसे वो खरीदती है. किस प्राइस पर? एट अ प्री अनाउंस्ड प्राइस. ये जो प्राइस होता है प्री अनाउंस होता है बाय द गवर्नमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं MSP. और इसको अब ये जो हमारे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर होता है या जो FCI खरीदती है, इसको एज ए स्टॉक कहां रखा जाता है? FCI के गोडाउन्स. एंड दिस स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक. You must remember the definition of minimum support price as well. Minimum support price क्या है? This is the price announced by the government. ये वो प्राइस है जिसको गवर्नमेंट अनाउंस करती है. क्यों अनाउंस करती है? फार्मर्स को इंसेंटिव देने के लिए, फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए कि वो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करें.
प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को या पल्सेस को इंक्रीज करें, राइट? एंड दिस प्राइस इज अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग. ऐसा नहीं है कि ये बाद में अनाउंस किया जाता है. एट द टाइम ऑफ सोइंग सीजन, जिस समय सोइंग सीजन होता है क्रॉप का, उस समय गवर्नमेंट जो है इस प्राइस को अनाउंस करती है और फार्मर्स को ये इंश्योर करती है कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, है ना. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा होगी. अब मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा. अब प्राइस अगर फॉल करेगा तो ऑब्वियसली जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स सफर करेंगे, फार्मर्स सफर करेंगे, राइट? तो अल्टीमेटली यहां पर फार्मर्स को एक तरह से इंश्योर किया गया है दैट दे नीड नॉट टू वरी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, मार्केट में वो सप्लाई करें. इन केस अगर मार्केट प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है, फॉल करता है, तो गवर्नमेंट जो भी उसका प्री अनाउंस प्राइस है उसी प्राइस पर वो फार्मर्स से परचेज करेगी. इट डजंट मैटर कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने वीट का एमएसपी सपोज करिए 1000 रुपीज पर क्विंटल अगर अनाउंस कर दिया तो, और मार्केट के अंदर सपोज करिए कि वीट का प्राइस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट मान लीजिए 900 रुपए पर क्विंटल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट विल बी परचेजिंग फ्रॉम द फार्मर्स एट 900 रुपीज पर क्विंटल. गवर्नमेंट विल परचेज फ्रॉम द फार्मर्स एट द प्राइस विच इट हैड अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग, दैट इज 1000 रुपीज पर क्विंटल. तो इस तरह से फार्मर्स को एक एश्योरेंस हो जाता है, उनको एक इंसेंटिव हो जाता है, एंड दे आर ऑलवेज इंड्यूस्ड, यानी कि वो इंड्यूस्ड होते हैं, वो एनकरेज होते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूज ऑफ बफर स्टॉक. बफर स्टॉक का क्या यूज होता है? तो एज आई टोल्ड कि बफर स्टॉक क्या है? स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है जिसको गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू खरीदती है और गोडाउन्स में रखती है. तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस और व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बफर स्टॉक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फूड ग्रेन्स होते हैं जो बफर स्टॉक में स्टोर करके रखे जाते हैं या हम कहें उसका स्टॉक रखा जाता है, तो इट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज टू डेफिसिट एरियाज. यानी कि इंडिया के अंदर अब हमारे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहां पर फूड प्रोडक्शन, वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है. तो दीज आर द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज. अब कुछ हमारे डेफिसिट एरियाज भी हैं. डेफिसिट एरियाज फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट द राजस्थान, और यू कैन टॉक अबाउट गुजरात, और यू कैन टॉक अबाउट महाराष्ट्र, ठीक है, और द डेक्कन प्लेटू रीजन के जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां भी हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्वाइट, मतलब इतना नहीं होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है. तो फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट किया जाता है फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज टू द डेफिसिट एरियाज. दूसरा, it is sold or you can say distributed, right, to the poorer strata of society. जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो गरीब लोग हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बल्कि हम इसको सोल्ड ना कह के हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी at issue price through राशन शॉप्स. यानी कि राशन शॉप्स के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और किस प्राइस पर? एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट या हम कहें सेल किया जाता है. तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड एट द इश्यू प्राइस. अब ये इश्यू प्राइस क्या है? द प्राइस विच इज चार्ज्ड एट द राशन शॉप्स.
राशन शॉप पर जो प्राइस चार्ज किया जाता है उसको हम इश्यू प्राइस कहते हैं, और ये जो प्राइस होता है इट इज ऑलवेज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है, राइट। सो दिस हैज बीन डन कि जो हमारे पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी इनकम क्या होती है, कम होती है ना। तो जब उनकी इनकम कम होती है और अगर मान लीजिए वो मार्केट से फूड ग्रेन्स को खरीदेंगे, दे हैव टू स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो गवर्नमेंट यहां पर ये इंश्योर करती है कि उनको अपनी इनकम का मेजर पार्ट जो है वो फूड ग्रेन्स को खरीदने में खर्च ना करना पड़े और उनको मार्केट प्राइस से कम रेट पर उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाए। तो दैट इज व्हाट द प्राइस व्हिच इज चार्ज्ड एट द राशन शॉप्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इश्यू प्राइस। तो उस प्राइस पर पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के, उनमें फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या सेल किया जाता है। देन इसका एक और सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जब हमारी एडवर्स वेदर कंडीशंस होती है, एडवर्स वेदर कंडीशंस के समय पर क्या होता है कि हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो उस एडवर्स वेदर कंडीशन के समय पर जब हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे। तो उस समय क्या किया जाता है, बफर स्टॉक से फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है इन द मार्केट, सो दैट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वुड रिमेन स्टेबल। उनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो और एक अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहे, राइट। सो दिस इज व्हाट, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलामिटी। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर किसी रीजन में मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है ना, या सुनामी आ जाती है, ठीक है, या साइक्लोन हिट एरियाज होते हैं, है ना, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो उस समय हमारा इसको ये जो बफर स्टॉक है यहां से फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया जाता है टू हेल्प द पीपल, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से या नेचुरल कैलामिटी की वजह से किस तरह से हमारी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मेन डायमेंशंस हैं, वो तीनों ही क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर ये इंश्योर करती है कि हमारी फूड सिक्योरिटी किसी भी कारण से, चाहे वो एडवर्स वेदर कंडीशंस हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, उसकी वजह से वो अफेक्टेड ना हो, एडवर्सली अफेक्ट ना हो, थ्रेटेंड ना हो। नाउ अनदर कंपोनेंट ऑफ the food security system in India, that is the public distribution system. अब public distribution system क्या होता है, obviously जो हमारे food grains होते हैं which the FCI procures, जो भी हमारा FCI food grains को procure करती है उसको मैंने आपको बताया बफर स्टॉक में रखा जाता है और वहां से इसको सप्लाई किया जाता है टू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स, राशन शॉप्स जिनको बोलते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो राशन शॉप्स होती हैं उनके थ्रू इसको पुअरर जो सेक्शन है सोसाइटी के, उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है आपका, द फूड ग्रेन्स व्हिच इज प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स होती हैं जिनको हम फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं, राइट। और इनसे हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। अब जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स होती है, दे आर नॉट ओनली सेलिंग द फूड ग्रेन्स, वो केवल और केवल फूड ग्रेन्स ही अवेल नहीं कराती हैं। बिसाइड्स स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, जो हमारी राशन शॉप्स होती है या जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, दे ऑल्सो कीप
अ स्टॉक ऑफ शुगर, उनके पास किसका स्टॉक होता है? शुगर का, और केरोसिन ऑयल विच इज यूज फॉर कुकिंग, तो इसका भी वो स्टॉक रखते हैं। एंड एवरी मंथ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड kerosene oil along with the food grains, right? It is distributed among the poorer strata of the society, उनको सेल किया जाता है एट द इश्यू प्राइस। और ये इश्यू प्राइस क्या है? द प्राइस which is charged by the ration shops and it is lower than the market price of the commodities। अब एक फिक्स क्वांटिटी अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो इन ऑल ओवर द कंट्री करीब करीब हमारी आप कह सकते हो करीब 5.5 से 6 लाख, राइट, 5.5 lakhs to 6 lakh राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स है। अब हर महीने जो भी हमारा फैमिली होते हैं, अब जो भी हमारी फैमिलीज है, नाउ एवरी फैमिली इज हैविंग, every family, that means we are talking here about the poorer section of the society, right? दो तरह के हमारा, अब हर एक फैमिली के पास poorer section of the family जो होती हैं उनके पास क्या होता है? एक राशन कार्ड होता है। दो तरह के राशन कार्ड होते हैं। Nowadays we have two types of राशन कार्ड। एक होता है APL कार्ड्स जिसको हम कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड्स, और दूसरे होते हैं हमारे बीपीएल कार्ड्स, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स। द गवर्नमेंट इज नाउ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर दीज कमोडिटीज फ्रॉम द पीपल हु बिलोंग टू अबव पॉवर्टी कैटेगरी एंड बिलो पॉवर्टी कैटेगरी, राइट? नाउ this PDS system or the public distribution system, it was introduced, और या आप कहें राशनिंग सिस्टम, it was introduced in the 1940s। 1940s में in the wake of the Bengal famine, against the backdrops of the Bengal famine, राशनिंग या हम कहें पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम was introduced। It was revived during 1960s। अब 1960s का हमारा वो समय है when the country was facing an acute shortage of food grains, and this was a period prior to the green revolution। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जब हमारा कंट्री एक्यूट फूड शॉर्टेज को फेस कर रहा था, एट दैट टाइम द पीडीएस सिस्टम या हम कहें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या किया गया? रिवाइव किया गया। देन इन 1970s NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अंदर क्या करता है? पॉवर्टी सर्वे करता है, राइट? तो पॉवर्टी सर्वे जब इसने किया मिड 1970s में, तो व्हाट इट फाउंड दैट द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज वेरी हाई। इंडिया में इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है? बहुत हाई है। So, in the wake of high incidence of poverty, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। वैसे हम इसमें 2 ही मानेंगे क्योंकि यहां पर हमारा जो पीडीएस था इट वाज रीस्ट्रक्चर, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और पहले से और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। And 2 new programs, one that was integrated child development scheme, जहां पर हमारे जो छोटे बच्चे थे उनको बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया थ्रू द आंगनवाड़ीज। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड
The Food for Work program. Food for Work program was started in 1977-78 or Integrated Child Development Scheme. This was a program which was started in 1975. And the PDS, it was restructured, it was strengthened. तो ये क्यों किया गया? फूड सिक्योरिटी सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए. बिसाइड्स दिस, फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कई पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, है ना. गवर्नमेंट ने कोशिश किया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हो, और अगर पॉवर्टी का एलिविएशन होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, तो पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी? लोगों की इनकम बढ़ेगी. एट टाइम इफ द पीपल्स इनकम विल इंक्रीज, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी फूड सिक्योरिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट. सो इन ऑर्डर टू ensure the food security, what the government has done, government had started the poverty alleviation programs, और in poverty alleviation के through indirectly government had tried to ensure the food security. तो दो चीजें यहां पर आती हैं. एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, और साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए, स्पेशली अगर हम मिड डे मील स्कीम को देखें, मिड डे मील प्रोग्राम को देखें, तो व्हाट इज दैट? ये हमारा क्या है? एक तरह से जो हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो हमारा पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, they could get at least one meal in a day which is safe and nutritious. तो this is another way जहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया. और दूसरा तरीका क्या था? दैट वाज beginning of poverty alleviation program, so that employment generation would be there. The poorer sections of the society, once they were getting regular employment, once they will have the regular income, better incomes, obviously they would be able to afford better and sufficient quality of food for themselves and for their families. Now, what is the current status of the public distribution system? तो अगर हम करंट स्टेटस की बात करते हैं, तो शुरुआत में इन द बिगिनिंग ये जो हमारा पीडीएस था, इट वाज हैविंग अ यूनिवर्सल कवरेज. इसका एक यूनिवर्सल कवरेज था. देयर वाज नो डिस्टिंक्शन अमंग द पुअर एंड नॉन पुअर. दैट मीन्स एवरीबडी, हर कोई, पुअर or non-poor, they could be getting the food grains as well as the other items like that of kerosene oil or sugar at the issue prices from the ration shops. लेकिन 1992 में, यानी कि हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए समय समय पर इसमें चेंजेस किए गए. एंड द फर्स्ट चेंज दैट वाज मेड इन 1992 में क्या किया गया? आरपीडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और ये जो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प द पुअर in 1700 blocks of the country. यानी कि देश के 1700 ब्लॉक्स में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. और ये जो ब्लॉक्स थे 1700, they were
basically selected from the remote and backward areas. जो हमारे remote या backward areas थे, उन areas से government had identified the backward blocks, 1700 blocks, और यहां पर RPDS यानी कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? ऑल्सो आफ्टर दैट व्हाट डू वी फाइंड इन 1997 में हमको क्या देखने को मिलता है? एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड TPDS, एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एंड बेसिकली टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसमें टारगेट किया गया, गवर्नमेंट का ये एम था कि जो रियली पुअर हैं उनको टारगेट करते हुए उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए, उनको फूड सिक्योरिटी एंश्योर किया जाए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? एक डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। दैट मींस नाउ द सेपरेट प्राइसेस वर टू बी चार्ज्ड एट द राशन शॉप्स from the people who belong to the APL category, that means above poverty line category, and those who belong to the BPL category. Then in the year 2000 दो स्पेशल स्कीम्स को लॉन्च किया गया। फर्स्ट दैट वाज द अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना या AAY, इसको स्टार्ट किया गया था बेसिकली फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। एंड अनदर वाज अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम या हम कहें APS, दिस वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। तो इस तरीके से व्हाट डू वी फाइंड? व्हाट अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सबसे पहले ये हमारा यूनिवर्सल है। 1992 में इसको केवल 1700 ब्लॉक्स जो हमारे रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में थे, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया RPDS को। फिर उसके बाद 1997 में गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर से चेंजेस किए इस सिस्टम में और एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और पहली बार एक डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। और इन द ईयर 2000 हमारा एक स्पेशल स्कीम, दो स्पेशल स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की गई। पहला हमारा अंत्योदय अन्न योजना, जहां पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सपोर्ट किया गया, और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम, जहां पर पुअर इंडिजेंट जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको सपोर्ट किया गया। Now, if we talk about the success of the PDS or the public distribution system, what do we find? First of all, the PDS helped in stabilizing the prices. Price stabilize करने में government को help मिली, because at time there whenever there was a shortage of food grains का shortage हुआ, government ने क्या किया? अपने FCI के गोडाउन से मार्केट के अंदर फूड ग्रेन्स के सप्लाई को इंक्रीज किया, और अल्टीमेटली हमारा प्राइसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल के बीच में वो स्टेबल रहे। दूसरा, इट हेल्प इन अवेलिंग फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑब्वियसली जब प्राइस हमारे नहीं बढ़े, है ना, तो अफोर्डेबिलिटी वॉज इंक्रीज। देन अवर्टिंग hunger and famine by supplying food from surplus production areas to deficit areas. अब मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली क्या किया गया कि हमारा जो गवर्नमेंट थी, इसने FCI के थ्रू फार्मर्स जो थे, जो सरप्लस एरियाज में, सरप्लस स्टेट्स के जो फार्मर्स थे, उनसे फूड ग्रेन्स को खरीदा और उनको गोडाउन्स में स्टोर किया। एंड एट टाइम जब एडवर्स वेदर कंडीशंस थी, है ना, या कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, है ना, तो उस समय इसको यूज किया गया।
इसको डाइवर्ट किया गया फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज टू दोज एरियाज जहां पर इसका प्रोडक्शन कम था, राइट। थर्डली, हमारा जो सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट था, है ना, और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है ना, इन दोनों सिस्टम्स की वजह से क्या हुआ, द सिस्टम्स ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी कि प्रोक्योरिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स और एमएसपी, इसने क्या किया, इसने फार्मर्स को इंड्यूस किया कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और साथ ही साथ उनको एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की। So this is what you can say that the public distribution system, it proved to be very successful in ensuring the food security within the country. Now the PDS system is also came under great criticism in recent years. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये रिसेंट ईयर्स में इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है ऑन सेवरल ग्राउंड्स। लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये देखते हैं बफर स्टॉक विच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और बफर स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी ग्रेनरीज हैं दे आर ओवरफ्लोइंग, यानी कि गवर्नमेंट एवरी ईयर प्रोक्योर्स द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स और उसको जो स्टॉक में रखती है। नाउ जो ग्रेनरीज हैं वो हमारी ओवरफ्लो कर रही है, बट व्हाट डू वी फाइंड दैट द इंस्टेंसेस ऑफ हंगर दे कुड आल्सो बी हर्ड और रेड इन द न्यूज़पेपर्स, उनको सुना जा सकता है या उनको न्यूज़पेपर में हम पढ़ सकते हैं। हंगर इंस्टेंसेस, यानी कि इंस्टेंसेस ऑफ हंगर दे आर स्टिल कॉमन इन स्पाइट अवर ग्रेनरीज। जो गवर्नमेंट गोडाउन्स हैं, जो एफसीआई गोडाउन्स हैं, दे आर ओवरफ्लोइंग, लेकिन हंगर के इंस्टेंसेस दे आर स्टिल कॉमन। सेकेंडली, जो हमारा स्टोरेज है फूड ग्रेन्स का, जो मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है, इसको स्टोर किया गया है, एंड दिस स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स हैड अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। भाई गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योर करती है फार्मर्स से, फिर उसको गोडाउन्स तक पहुंचाती है और वहां से फिर इसको सप्लाई किया जाता है टू द राशन शॉप्स, तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट हैड इंक्रीज्ड। और यहां पर लंबे समय तक रखे रहने से क्या होता है, पहली चीज वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे रेट्स या पेस्ट की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। थर्डली, जो हमारा सिस्टम है प्रोक्योरमेंट का ऑफ फूड ग्रेन्स एट हायर एमएसपी, ये केवल हमारे कुछ प्रॉस्परस रीजन्स तक ही कंसंट्रेट रह गया है। दैट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट इज नॉट बेनिफिटिंग द फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द फार्मर्स ऑफ सर्टेन प्रॉस्परस रीजन्स जहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सरप्लस होता है। देन इंक्रीज इन एमएसपी, फूड ग्रेन्स का एमएसपी इंक्रीज करने की वजह से, स्पेशली वीट और राइस का एमएसपी इंक्रीज होने की वजह से क्या किया गया, फार्मर्स, व्हाट डिड द फार्मर्स डू, फार्मर्स ने क्या करते हैं, फार्मर्स वो अपने जो फील्ड्स हैं उसका ज्यादातर पार्ट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर फील्ड्स, ये जो फार्मर्स होते हैं वो वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। दे आर डाइवर्टिंग देयर लैंड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, जैसे हमारा ज्वार है, बाजरा है या रागी है, इस तरह के कोर्स ग्रेन्स को वो ग्रो नहीं करते क्योंकि इनका एमएसपी कम होता है।
और इसके बजाय वो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या नुकसान है? जो हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं, ज्वार है, बाजरा है या रागी है, दे आर फॉर्मिंग द स्टेपल डाइट ऑफ द पुअरर पीपल इन द सोसाइटी। तो ऑब्वियसली जब हमारा ज्वार है, बाजरा है या रागी है, इनका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं इससे हमारा पुअरर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उनके लोगों की फूड सिक्योरिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है। एंड फाइनली इससे हमारा एक एनवायरमेंटल थ्रेट भी है। जैसे फार्मर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं। जब वो ज्यादा से ज्यादा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि इट बिल्ड्स अ प्रेशर ओवर द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि व्हीट और राइस ये बेसिकली दे रिक्वायर मोर वाटर, उनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, राइट? यानी कि इनकी कल्टीवेशन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि कोर्स ग्रेन्स हैं उनके लिए हमको कम पानी की जरूरत होती है। फार्मर्स को कम पानी की जरूरत होती है, वो कम पानी में भी इरिगेशन, वो कम पानी की इरिगेशन से भी वो अच्छे से कल्टीवेट हो सकते हैं। लेकिन व्हीट और राइस का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली अब यहां पर स्थिति क्या बन जाती है? ओवरबर्डन ओवर द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस। एंड इन द रीजन्स जहां पर इन ग्रेन्स का, इन फूड ग्रेन्स का, व्हीट और राइस जैसे फूड ग्रेन्स का जिन रीजन्स में प्रोडक्शन ज्यादा है, उन रीजन्स में यू कैन ऑब्वियसली फाइंड कि उन रीजन्स में वाटर टेबल हैज गॉन डाउन। तो दिस हैज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरमेंट एज वेल। Now, there are certain problems which are related to the functioning of ration shops. First of all, यहां पर क्या होता है कि जो हमारा राशन डीलर्स जो होते हैं, sometimes they are diverting the good quality food grains in the open market. वो गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में डाइवर्ट कर देते हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है जब वो वहां पर डाइवर्ट कर देते हैं? क्यों डाइवर्ट कर देते हैं? जिससे कि दे कुड गेट द बेटर प्राइस, द बेटर प्रॉफिट। दूसरा, फ्रॉम द राशन शॉप्स द पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स आर सोल्ड। राशन शॉप से क्या होता है? पुअर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स को सेल किया जाता है। तीसरा, इरेगुलर ओपनिंग्स ऑफ राशन शॉप्स। राशन शॉप्स जो हैं, जो राशन डीलर्स होते हैं, वो जो उनका एक फिक्स टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग्स पर वो नहीं खोलते हैं। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स। और चूंकि राशन शॉप्स हमारा क्या नहीं कर पाते हैं, वो फूड ग्रेन्स को सेल नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली एक मैसिव स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स का, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, एंड दैट पाइल्स अप विद द एफसीआई। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। राशन डीलर्स हमारे क्या करते हैं? वो गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट कर देते हैं ओपन मार्केट में फॉर गेटिंग बेटर प्राइस। पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स को वो सेल करते हैं, या वो समय से जो उनका रेगुलर टाइमिंग्स है उस पर वो शॉप्स ओपन नहीं करते, या राशन शॉप्स जो हैं चूंकि गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स को वहां पर सेल नहीं कर पाते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एफसीआई के पास, एफसीआई के गोडाउन्स में जो फूड स्टॉक होता है उसका क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाता है, और जो पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन है वो हमारा यहां पर पाइल अप हो जाता है इन एफसीआई गोडाउन्स। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो ये हमारा पीडीएस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। व्हाट इज द मेजर रीजन? अगर हम इसके मेजर रीजन को आइडेंटिफाई करें तो पहले क्या होता था, जैसे 1992 से पहले, है ना, देयर वाज एन अ यूनिवर्सल एक्सेस टू द पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सभी के लिए सेम था, इसका एक यूनिवर्सल एक्सेस था। देयर वाज नो प्राइस डिफरेंशिएशन, चाहे वो पुअर थे या नॉन पुअर थे, है ना। एवरी फैमिली, पुअर और नॉन पुअर, दे वर गेटिंग अ फिक्स्ड कोटा of food grains
as well as the items like that of sugar, kerosene oil, they were getting from the ration shops. राशन शॉप से वो उसको लेते थे, उनको मिलता था. बट लेटर ऑन जब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें एक डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी वहां पर इंट्रोड्यूस की गई, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? जो फैमिलीज एपीएल ग्रुप को बिलोंग करती थी, अब पॉवर्टी लाइन थी, दे फाउंड दैट देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस जो मार्केट प्राइस में और जो इश्यू प्राइस था राशन शॉप्स पर, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स दे फाउंड ऑब्वियसली वेरी लिटिल इंसेंटिव. तो दे वर डिस्करेज्ड एंड दे फेल्ट दैट इट वाज बेटर टू परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट. उनको ऐसा लगा कि ओपन मार्केट से परचेज करना ज्यादा बेटर है बजाय राशन शॉप से परचेज करने. Right? So this is the reason what you can say one of the major factor जिसकी वजह से हमारा पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो रिसेंट ईयर में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है. Now come to the last topic, that is role of cooperatives in food security. Cooperatives का क्या रोल होता है फूड सिक्योरिटी में? तो the cooperatives nowadays, they are playing a very important role in ensuring the food security. तो this could be understood from the following facts. First of all, अगर हम southern और western parts में देखते हैं इंडिया के, what do we find कि ज्यादातर हमारी राशन shops they are run by the cooperatives. और basically जब cooperatives जो हैं वो राशन shops को अपने कंट्रोल में चलाती हैं, तो उसका मेन एक ही पर्पस होता है कि जो पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसको इश्यू प्राइस पर यानी कि मार्केट प्राइस से कम रेट्स पर उनको उनकी जरूरत की चीजें स्पेशली फूड ग्रेन्स उनको अवेलेबल हो. दीज राशन शॉप्स आर ओपन रेगुलरली. देन कोऑपरेटिव्स, अगर हम अमूल कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो दैट इट हैड वर्कड इन गुजरात एंड दिस हैड प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री. हमारे इंडिया के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारा नाम किसका आ जाता है? अमूल कोऑपरेटिव का. देन मदर डेयरी, this is another cooperative in Delhi and this is basically selling vegetables and milk. ये vegetables और milk को सेल करती है at controlled prices, यानी कि controlled rate पर, और ये जो prices हैं, ये जो rate है, it is fixed by the government of Delhi. तो obviously government of Delhi भी जो price fix करती है ना, वो भी हमारा क्या होता है? दैट इज बेसिकली एम्ड टू हेल्प द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. और पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जब प्राइसेस को फिक्स किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है. देन महाराष्ट्र के अंदर एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, दिस इज बेसिकली working for what? For facilitating a network of NGOs. और इन NGOs के थ्रू क्या किया जा रहा है? सेटिंग अप ऑफ ग्रीन बैंक्स, यानी कि महाराष्ट्र के जो ड्राई रीजन्स हैं वहां पर ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एक एनजीओ का नेटवर्क सेटअप कर रही है, प्रमोट कर रही है, और इसके थ्रू वो वहां पर ड्राई रीजन्स में क्या कर रहे हैं? ग्रीन बैंक्स सेटअप कर रहे हैं. दिस एडीएस यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये हमारी क्या करती है? दिस ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं. किसके लिए? ऑन
फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओस। एनजीओस के लिए ये क्या करती है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, कि भाई उनको ट्रेन किया जाए कि किस तरह से हमारे सोसाइटी के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स which justify that nowadays, or you can say in recent years, not only the government but also certain cooperatives are also working to ensure the food security within the country. Now, in this chapter, we had here finishes our chapter. We have finished our chapter. This was the last topic. अब इस चैप्टर में अगर हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अगर शुरुआत से लेकर चले तो वी मस्ट नो कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, हाउ डज द फूड सिक्योरिटी गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। इसमें आपका 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का भी, जैसे फॉर एग्जांपल यू वर आस्क्ड द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एज वेल एज यू वर आस्क्ड कि किस तरह से हमारे फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है एडवर्सली एट टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटीज, और एट टाइम्स जब हमारा एडवर्स वेदर कंडीशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमारा बन सकता है कि विच आर द फूड इनसिक्योर ग्रुप्स इन द कंट्री। देन आपके क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कहां पर इसको यूज किया जाता है, बेसिकली यू कैन सी। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसका ब्रीफ बिगनिंग कि इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरह से ये आगे प्रोसीड हुआ। देन हमारा पीडीएस का करंट स्टेटस, पीडीएस की सक्सेस और इसका फेलियर, इसका क्रिटिसिज्म, एंड फाइनली द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स in food security. These are some of the important topics, important questions which you can prepare from this chapter. I hope that all of you like this video, and if you like, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you will be getting instant notification whenever a new video is uploaded. Thank you and have a happy learning.